हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मुराद जी आई टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी आई टेक क्लासेस के साथ। आज का हमारा वीडियो रहेगा केमिस्ट्री 12th अनसॉल्व्ड पेपर 2022 सेट नंबर 3 जीजे। बहुत ही बढ़िया है। अब की बार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शायद इसी में का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तुम्हारे पास। इम्पॉर्टेंट 2023 के लिए ये क्वेश्चन तुम्हारे पास बन रहा है। 2023 अब की बार ये शायद पूछ लिया जाए, ठीक है। अब की बार पूछा जाएगा, इसी में का 90% पूछा जाना है। पेपर बढ़िया है, मस्त है, तो इस बार पूछा जाएगा जीजे पेपर से ही, ठीक है। देखो अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सीधे सवाल नंबर पहले पे। एक एक करके सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आप बने रहिए ज़रूर, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, पढ़ने वाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से ठोक दीजिए हमारे वीडियो पर अगर जो नए हैं, ठीक है। ठीक, देखो पहला कह रहा है खटकोणी आदि क्रिस्टल का उदाहरण है। खटकोणी आदि क्रिस्टल का उदाहरण, तो इसमें पहला है ये CD और यस जो तुम्हारे पास दिया है, ये पहला है कैडमियम सल्फाइड। दूसरा है तुम्हारे पास खावाला, जो खावाला दिया है। निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? वो है तुम्हारे पास परासरण दाब। वो तुम्हारे पास में कौन सा है? परासरण दाब है। गा वाला तुम्हारे पास दिया है, करा निम्न में कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया H2 + Cl2 गिव्स दैट 2HCl तुम्हारे पास में अभिक्रिया है। अगला कह रहा घा वाला क्वेश्चन, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं? तो एक होता है। कैसे? तुम्हारे पास में ये देखो CHO बना है, ये CHOH का होल 4 मान लो हो गया। इधर तुम्हारे पास में फिर CH2, ये OH जुड़ा। ये तो एल्डिहाइड समूह हो गया। कौन सा हो गया? एल्डिहाइड समूह हो गया। ये देखो OH यहाँ पे लगा है। OH जिस कार्बन से जुड़ा, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा? एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए कितने समूह तुम्हारे पास में? एक हो गया। अगला अंगा वाला क्या कह रहा है? अंगा वाला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है? तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया RCOCH3 तुम्हारे पास में देता है। RCOCH3 अभिक्रिया देता है। फिर चा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया सब लोग जानते हो, आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड बनता है तुम्हारे पास। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। तो ये हमारे पास थे बहुविकल्पी क्वेश्चन जो बहुत ही आसानी से हो गए। ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन थे जो बहुत ही आसानी से हो गए हमारे पास, ठीक है। अब बात आती है जो लघु उत्तरी हमारे पास में दिए होंगे, सब लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। ये तो बहुविकल्पी क्वेश्चनों की बात हो गई तुम्हारे पास, ठीक है। अब बात हमारे पास में आती है इन क्वेश्चनों की 2 का का वाला क्वेश्चन। 2 का का वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 का का क्वेश्चन, ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित बताओ। ठोस में बिंदु दोष, देखो ठोसों में अपूर्णताएं होती हैं। जो बिंदु दोष तुम्हारे पास में होता है, बिंदु दोष तुम्हारे पास, बिंदु दोष वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? एक तुम्हारे पास होता है रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष, मितीय दोष तुम्हारे पास होता है, जिसे हम स्टाइकियोमीट्रिक दोष बोलते हैं। दूसरा होता है रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष, समीकरण मितीय दोष तुम्हारे पास, जिसे हम नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष बोलते हैं। ये होता है अशुद्ध दोष तुम्हारे पास। तो कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। बिंदु दोष 3 प्रकार का हो गया, अशुद्ध दोष, ठीक है। ये वाला जो तुम्हारे पास में होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो तुम्हारे पास में होता है रिक्तिका दोष,
एक तो होता है रिक्तिका दोष, सब लोग पढ़े हैं, जिस बीच में रिक्त स्थान छूट जाता है। दूसरा अंतराकाशी दोष होता है, अंतराकाशी दोष होता है, अंतराकाशी दोष होता है। जो आरस समीकरण मिति दोष होता है, ये दो प्रकार का, एक तो धातु अधिकता दोष होता है, धातु अधिकता दोष, धातुओं की अधिकता के कारण। एक तुम्हारे पास में होता है धातु न्यूनता दोष, धातु की न्यूनता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, ठीक है, दोष। अब ये अंतराकाशी दो प्रकार का होता है। ये तुम्हारे पास एक तो होता है फ्रेंकल दोष, एक तो होता है फ्रेंकल दोष, दूसरा तुम्हारे पास में होता है साटकी दोष। एक फ्रेंकल दोष, दूसरा साटकी दोष तुम्हारे पास है। तो ये चीज़ हमारे पास बिंदु दोष की स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें पूछा क्या, बिंदु दोष को उदाहरण सहित बताओ। रस समीकरण मिति, आरस समीकरण मिति, अशुद्ध दोष तुमको बताना है। इसमें से तुम चाहे फ्रेंकल दोष लिख दो, चाहे साटकीय दोष लिख दो, धातु न्यूनता, धातु अधिकता दोष, ये तुमको लिख देना। सिर्फ एक एक एग्जाम्पल देना है, लिख करके बचा, ऐसे बना दो तब भी बन जाएगा, ठीक है। तो आई बात समझ में सब लोगों को। रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, धातु न्यूनता, धातु अधिकता, सिर्फ तुमको ये लिखना है और कुछ नहीं करना है, ये तुमको लिखना है, इसके एग्जाम्पल दे देने, ठीक है। बात आ गई समझ में, लिख लोगे, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है खा वाला। अगला क्वेश्चन 2 का खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सरल क्वेश्चन है 2 का खा वाला। करा परासरण तथा विसरण में अंतर। तो एक तरफ परासरण हम लिख लेंगे, एक तरफ हम विसरण लिख लेंगे। विसरण छोटी सी लाइन खींच देंगे ऐसे। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, देखो परासरण जो होता है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की क्या होती है, आवश्यकता। अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसमें आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट लिख देना, नहीं होती है, नहीं होती है। किसकी, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है तुम्हारे पास, ठीक है। अगला पॉइंट तुम्हारे, अगला दूसरा पॉइंट इसमें तो दिया नहीं, दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास ये वाली जो प्रक्रिया एक ही दिशा में होती है, एक ही तरफ कह सकते हैं, या एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती, ये सभी दिशाओं में संपन्न हो सकती है, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट तुम्हारे पास में सभी दिशाओं में होती है। ये तुम्हारे पास द्रव में हो सकता है, ये द्रव में होता है, ये द्रव में, ये तुम्हारे पास गैस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है विसरण, ठीक है। चौथा पॉइंट रहने दो, इतने ही लिखो, काफ़ी, इतने बहुत हो जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। फिर अगला 2 का गा वाला जो क्वेश्चन है, बहुत ही सरल और अच्छा क्वेश्चन है। 2 का गा वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी हिल गया थोड़ा। 2 का जो गा वाला क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, बहुत मस्त क्वेश्चन है 2 का गा वाला क्वेश्चन। तब तक नोट करिए, मैं थोड़ा सा इंक डाल लूँ इसमें। बहुत मस्त क्वेश्चन है, नोट करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर ये कर देते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो अच्छे अच्छे बना सकूं। और बात है, सही नहीं है? देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन गा वाला 2 का गा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर बताओ। विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर, तो ये तुम्हारे पास में हो गई विशिष्ट चालकता। देखो विशिष्ट चालकता तुम्हारे पास में क्या होती है, कप्पा होती है। देखो होता क्या है, कप्पा बराबर 1/ρ, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता तुम्हारे पास में होती है।
तो रो बराबर होता क्या है RA/L तुम्हारे पास, तो कप्पा बराबर 1/RA/L, तो ये L कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कप्पा बराबर L/RA, तो कप्पा बराबर 1/R इंटू में L/A, ये तुम्हारे पास C, तो कप्पा बराबर C इंटू में L/A, ये तुम्हारे पास में आ गया। अब तुम्हारे पास जो आती है मोलर चालकता, ये तो विशिष्ट चालकता थी। मोलर चालकता बहुत सरल है, डेल m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपाने C कह दो, चाहे m कह दो। आणविक अगर जो होगी तो m कहेंगे, मोलर चालकता है तो वहाँ पर हम C कहेंगे। ये किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 ग्राम जो तुम्हारे पास में घुला होगा विद्युत अपघट्य का, वही क्या कहलाएगा, मोलर चालकता कहलाएगा। तो ये संबंध था, ये संबंध हमको निकालना था। विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु पदार्थ घुला हो, मोलर चालकता कहलाता है। तुम्हारे पास क्या कहलाता है, मोलर चालकता कहलाता है। बात आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करते रहें। अगला क्वेश्चन, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। 2 का घा वाला जो क्वेश्चन दिया है, 2 का घा वाला। द्रव स्नेही तुम्हारे पास में जो है, मतलब द्रव स्नेही जो जल में घुलकर वे कोलाइडी विलयन ऐसे कोलाइडी विलयन जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, द्रव स्नेही। जैसे ग्लूकोस, फ्रैक्टोस, ये तुम्हारे पास। अच्छा, द्रव विरोधी तुम्हारे पास में, द्रव विरोधी कोलाइड सरल है, जो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं, जल में आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, जैसे स्टार्च तुम्हारे पास आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन इतना ही लिखना है, एक उदाहरण देना है, एक उदाहरण हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में क्या कह रहा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल क्वेश्चन तुम्हारे पास में दिया है। बहुत ही सरल क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कितना अच्छा सवाल दिया है तुमको, बहुत मस्त सवाल। लिख लिया, जल्दी से नोट करते रहें, साथ में वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। करा 58, 3 केरा का, थर्ड केरा का 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या 58.1 ग्राम, तो भार हमको कितना दे दिया गया, 58.1 ग्राम हमको दे दिया गया। NaCl का अणुभार निकाल लो, NaCl का अणुभार कितना हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। मोलों की संख्या तुम्हारे पास भार बटे अणुभार यानी कि 58.1 बटे 58.5 हो जाएगा। अब इकाई सेलों की संख्या बताना है, इकाई सेलों की संख्या तुमको बताना है। तो देखो NaCl दिया है, NaCl में इकाई सेलों की संख्या कितनी, 4, तो यानी कि क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या इंटू में एवोगाद्रो संख्या बटे तुम्हारे पास में 4। मोलों की संख्या
58.1 बटे 58.5 गुणे 6.022 गुणे 10 की पावर 23 बटे कितना 4। इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारे पास। देखो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। बहुत ही अच्छा सवाल दिया है, 2 नंबर का है, लेकिन सवाल बहुत ही अच्छा दिया है तुमको। तो लगेगा कैसे, हमने बता दिया कैसे लगेगा, फार्मूला विद, तो ऐसे ही हम लगा लेंगे, लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में देखो क्या कह रहा है, 3 का खा। 3 का खा क्वेश्चन क्या कह रहा है, IPSC नाम बताओ। बहुत सरल, NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल तुम्हारे पास में, निकिल ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। दूसरा K2 दिया है ZnOH का होल 4, तो तुम्हारे पास बन जाएगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सो जिंकेट ऑक्सीकरण संख्या 2 4 4 2 यानी कि 2 तुम्हारे पास में। ठीक है, देखो ये 2 नंबर की थी, एक ऑक्सीकरण संख्या थी। अगला क्वेश्चन गा वाला जो क्या कह रहा है, 3 का गा वाला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 3 का गा वाला तुम्हारे पास कह रहा है मानव शरीर में प्रोटीन का क्या अर्थ है। तो पहला लिखो, मानव शरीर में प्रोटीन का जो अर्थ है, पहला सभी एंजाइम का निर्माण करता है। कौन, प्रोटीन सभी एंजाइम का निर्माण करता है, निर्माण करना, ये प्रोटीन का कार्य होता है, सभी एंजाइमों का निर्माण करना। अगला तुम्हारे पास दूसरा, क्षतिग्रस्त ऊतकों का निर्माण करना, या क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना, निर्माण करना भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट तुम्हारे पास तंतुओं का निर्माण करना, किसका, तंतुओं का निर्माण करना। अगला चौथा जो तुम्हारे पास में है वो प्रोटीन है ऊर्जा के रूप में तुम्हारे पास में कार्य करता है। 4 नंबर बहुत हो गए, 4 नंबर बहुत हो गए तुम्हारे, 4 ये पॉइंट बहुत हो गए। 2 नंबर का है और 1 नंबर का, तो ये तुम्हारे पास में हो गया। अभी और तो है, हाँ अभी और भी तो तुम्हारे पास में है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। आराम से करते रहें, लिखते रहें, बढ़िया आराम से कॉपी पेन ले करके बैठें और नोट करते रहें। आराम से मैं बताता रहूँगा, बहुत ही सरल है। अभी तो तीसरी पे ही पहुँचे हो, अभी तो बहुत आगे जाना है तुमको। जाना है नहीं जाना है? अब की बार इंक थोड़ा सा कस के डालने, साला बंद हो रहा है। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? मज़ा। पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? तो प्रोटीन का जो विकृतीकरण इसी में है, कुछ नहीं। जब प्रोटीन को हम क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जब गर्म करेंगे तो वह स्कंदित होकर नीचे बैठ जाती है, ठीक है, स्कंदित हो जाएगी और नीचे गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना करके अपना आराम से बैठ जाएगी। वही उस प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। अगला 4 का जो तुम्हारे पास में क्या है, घा वाला। 4 का घा वाला, गैर धातु। गैर धातु क्या है? गैर धातु क्या है? इसके गुण बताओ, इसके गुण बताओ। कुछ नहीं है तुम्हारे पास। गैर धातु का मतलब जिसे हम बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं? अधातु। वही गैर धातु तुम्हारे पास वे तत्व जिनमें विद्युत, वे तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या तुम्हारे पास? वे तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के
ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, क्या कहलाते हैं? गैर धातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन तुम्हारे पास में, सिलिकॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। गुण तुम्हारे पास में, पहला गुण इनमें चमक नहीं पाई जाती है, इनमें चमक नहीं पाई जाती है। दूसरा तुम्हारे पास ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला तुम्हारे पास तीसरा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती है, प्रवाहित नहीं करती है। 3 इतने पॉइंट तो बहुत हो गए 2 नंबर में। बात है सही नहीं है? बात है नहीं है? तो ये बहुत अच्छी बात हो गई तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास तीसरे का घ वाला क्वेश्चन हुआ। अब बात आती है सवाल नंबर 4 का का पे। वो सवाल बहुत अच्छा है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत आराम से नोट कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भैया जरूर करें, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ये केमिस्ट्री है, मज़ा नहीं आएगा। ये केमिस्ट्री है साला, झुकेगा नहीं साला। जानते हो भैया? नहीं जानते हो? केमिस्ट्री है, झुकेगा नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब तुमको देखना है बच्चा कि तुम्हारे दिमाग में कितना जोर है। अगर तुम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। पेपर 16 तारीख से पेपर तुम्हारे स्टार्ट होने वाले हैं। अभी जितना तुम्हारे पास दम जोर लगाना है तुमको, वो जोर लगा लो कस के। बहुत ही मज़ा आने वाला है, खूब जोर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का वाला बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 का वाला बहुत बढ़िया सवाल दिया है। निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन तापमान नेट समीकरण लिखे हम ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ की पूछ रहा है, गणना करना है तुमको। तो हमको दिया क्या है? हमको दे दिया गया है ई नाट Fe2 प्लस Fe इक्वल टू -0.444। फिर रिएक्शन हमको दे दी गई Fe2 प्लस 0.001, फिर H प्लस H2 इतना तुमको दिया गया है। H प्लस का मान तुमको दिया गया 1 मोल, फिर H2 दे दिया गया है। अब इस रिएक्शन को हम बना लें। यह रिएक्शन बन जाएगी Fe से तुम्हारे पास Fe2 प्लस 0.001 और तुम्हारे पास H प्लस से कहाँ H2 तक, दोनों को जोड़ लें, बन जाएगा Fe प्लस H प्लस 2 लगा लो यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं थी। Fe2 प्लस 0.001 फिर तुम्हारे पास H2। अब हमको ये दिया है तो सबसे पहले हम ई नाट सेल हम निकाल लें। ई नाट सेल हमको निकालना पड़ेगा। तो ई नाट सेल बराबर ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड होता है, नहीं होता है? एनोड होता है। तो ई नाट कैथोड 0 दिया तुम्हारे पास, 0 माइनस ये एनोड दिया है -0.44। कितना? माइनस प्लस 0.44 कितना आ गया? ई नाट सेल का तो मान आ गया। अब फार्मूला डायरेक्टली लगा दो। फार्मूला क्या होता है? ईएमएफ बराबर ई नाट माइनस 0.0591/n इंटू में लॉग कितना? Fe2 प्लस अफान में H प्लस का होल स्क्वायर, H प्लस का होल स्क्वायर तुम्हारे पास में बच्चा होगा, क्योंकि H यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 है आगे, तो इसका क्या कर दें? होल स्क्वायर। ई नाट सेल का अभी तुमने मान कितना निकाला? प्लस 0.44 माइनस 0.0591 अपान में n का मान 2, क्योंकि 2 एक कम 2 तुम्हारे पास, 2 प्लस दिया तो 2 इंटू में लॉग Fe2 प्लस 0.001 अपान में कितना? 1 स्क्वायर, तो 1 ही पॉइंट हटा दो, 1 2 3 0 हो जाएंगे।
0.44 माइनस का 0.459 अपान में 2 इंटू में log 10 की पावर माइनस का 3 0.44 माइनस ये आगे आ जाएगा प्लस 0.0591 अपान में 2 इंटू में कितना 3 तुम्हारे पास में माइनस था, ये माइनस यहाँ पे प्लस बना देगा, 10 का मान 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास में। आई बात को समझ में? देखो सवाल कितना अच्छा और मस्त था, तो यही तुमको लगाना था सवाल। बात कुछ समझ में आई? बात कुछ समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? बात आई समझ में कुछ? बहुत मस्त था तुम्हारे पास में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खा वाला टिंडल प्रभाव वैद्युत कण संचलन संक्षिप्त टिप्पणी देना है। ये तो भाई बहुत सरल है। 4 का तुम्हारे पास में कौन सा, खा वाला। 4 का खा वाला पहला टिंडल प्रभाव, बहुत सरल तुम्हारे पास। जो टिंडल प्रभाव है, देखो टिंडल प्रभाव ने एक कोलाइडी बेलन लिया था, उसको उजाले में रखा, तो उसको उजाले में कण हमें नहीं दिख रहे थे। जब हम इसको अंधेरे में वही बॉक्स उठा करके, डिब्बा उठा करके ले गए और उस पर हमने फोकस डाला, लाइट प्रकाश डाली, तो उसके जो कण थे हमको शंकु टाइप के चमकते हुए नजर आए, जिसे हम टेलीस्कोप से देख सकें। क्योंकि कोलाइडी कणों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसीलिए टेलीस्कोप लगाया था। वैद्युत कण संचलन इस टाइप से तुम्हारे पास में था। वैद्युत कण संचलन इस टाइप से, यहाँ सब कोलाइडी विलयन भरा था। ये इलेक्ट्रोड 2 थे तुम्हारे पास। जब हम इसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रोड की सहायता से प्रवाहित करेंगे तो धनात्मक कण ऋणात्मक की ओर गति करने लगेंगे, या धनात्मक के ऋणात्मक की ओर गति करने लगते हैं। ठीक है, जिसे वैद्युत कण संचलन कहते हैं। यही कण जो संचलन मतलब संचलित होना, चलना, कणों जो कण तुम्हारे पास चलते हैं उसे हम कणों की गति, ठीक है, वही वैद्युत कण संचलन कहलाती है। अगला तुम्हारे पास में जो दिया है गा वाला क्वेश्चन, वो बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो कैसे लगेगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गा वाला देखो कैसे लगेगा क्वेश्चन, बहुत सरल है। कॉपी पेन ले करके बैठे, साथ में आराम से करते रहें। 4 का गा वाला क्वेश्चन कह रहा है एमीन किन्हें कहते हैं, जिसमें NH2 समूह, जिसमें NH2 समूह उपस्थित होता है उन्हें एमीन कहते हैं। जैसे CH3 तुम्हारे पास NH2, ये मेथिलअमीन हो गया। C2H5NH2 तुम्हारे पास ये एथिलअमीन हो गया। C3H5NH2 ये प्रोपिलअमीन हो गया। C6H5NH2 ये एनिलीन हो गया तुम्हारे पास। ये सब एमीन के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण दो। प्राथमिक एमीन जैसे अमोनिया से हम एक हाइड्रोजन हटा दें, यहाँ से 2 लगा दें, यहाँ पे एक हम CH3 लगा दें, तो ये प्राथमिक एमीन हो जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे, एक रखें, एक यहाँ पर CH3 जोड़ दें, एक यहाँ पे CH3 जोड़ दें, द्वितीयक एमीन हो जाएगा। N रखें, ठीक है, यहाँ पे एक CH3 जोड़ दें, यहाँ पे एक CH3 जोड़ दें, एक यहाँ पे CH3, ये प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन हो जाएगा। आई बात को समझ में? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन का ये एक एक एग्जाम्पल। जिसमें एक CH3 समूह उपस्थित हो उसे प्राथमिक, जिसमें 2 उपस्थित हो उसे तृतीयक, जिसमें द्वितीयक, जिसमें 3 उपस्थित हो उसे तृतीयक एमीन कहते हैं। तो ये था एग्जाम्पल हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला तो बहुत सरल तुम्हारे पास में है। मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? बहुत सरल मोल प्रभाज वाला। मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? बहुत सरल। देखो एक कोई पात्र हम बना लेते हैं, इधर देखो, ये कोई हमारे पास में पात्र बना है मोल प्रभाज वाला। ये इसमें ये तुम्हारे पास विलेय मिला है, ये तुम्हारे पास विलायक मिला है, और ये टोटल विलयन बन गया तुम्हारे पास विलयन। तो विलयन हो गया विलेय प्लस विलायक, तुम्हारे पास विलायक, दोनों चीज़ें मिली। तो विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं।
फिर से एक बार बता दें, विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। विलेय के मोल प्रभाज वाष्प दाब में अवनमन में संबंध बताना है। P0 माइनस PS अपान में कितना? P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान में कैपिटल N तुम्हारे पास ये हो गया संबंध, और इसी को हम कहते हैं क्या? X। यही तो हमारे पास क्या है? मोल प्रभाज है। या P0 माइनस PS अपान में कितना? P0 इक्वल टू स्मॉल n जो दिया है वो स्मॉल w, स्मॉल m, कैपिटल n जो तुमको दिया है वो कैपिटल W, कैपिटल M। तो वैल्यू पुट करा दो, स्मॉल w, स्मॉल m, कैपिटल W, कैपिटल M। P0 माइनस PS अपान में कितना? P0 इक्वल टू स्मॉल w, कैपिटल M, स्मॉल m, कैपिटल W। एक ये तुम्हारे पास में रिलेशन बन जाएगा, एक ये रिलेशन बन जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल दिया तो वो बहुत सरल न्यूमेरिकल है, वो आराम से सब लोग लगा लेंगे, आराम से सब लोग लगा लेंगे। कह रहा है यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है, विलयन के यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज बताओ। बहुत सरल सवाल है, हमने कई बार लगवाया है, हमारे पे ये लगा भी सवाल है। आप चले जाना यूट्यूब चैनल, इसी पे देख लेना वीडियो, उसी में कहीं पर पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सरल है, लग जाएगा। ऐसे इन सवालों को लगाया करो, ऐसे पेज खींच लिया, एक जल लिख दिया, इधर यूरिया लिख दिया हमने। देखो जब यूरिया 6% है तो यूरिया का भार तुम्हारे पास 6 और भार तुमको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया? 60। तो बाकी क्या बचा? जल। जल का भार कितना बचा? 94। और भार तो वैसे आप लोग जानते हैं कितना? 18। मोलों की संख्या निकाल लें, कितना हो जाएगा? 94 बटे कितना? 18। इधर मोलों की संख्या तुम्हारे पास 6 बटे 60, भार बटे अणुभार तुम्हारे पास निकाल लेना। फिर कुल मोल निकाल लेना, जितना इनका मोलों की संख्या इनके मोलों की संख्या जोड़ देना। फिर यूरिया तथा जल दोनों के पूछ रहा है, तो यूरिया के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या निकल आएगा। ठीक है, निकल आना चाहिए, सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है, निकल आना चाहिए। हमने बता दिया है सरल सवाल है, निकल आना चाहिए, सरल सवाल है, निकल आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में बहुत सरल है, अगला क्वेश्चन बहुत सरल है तुम्हारे पास में। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट में अंतर बताओ। 5 का खा वाला क्वेश्चन, 5 का खा वाला क्वेश्चन कह क्या रहा है? अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट में अंतर। एक तरफ लिख लो आणविकता, आणविकता, एक तरफ लिख लो कोट, एक तरफ आणविकता एक तरफ कोट। पहला इसमें लिख लो, जो आणविकता तुम्हारे पास में होती है, अभिक्रिया की आणविकता पूर्णांक होती है। ये क्या होती है? पूर्णांक होती है, मतलब शून्य नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, पूर्णांक ही रहेगी, इतना याद रखना। और भिन्नात्मक नहीं हो सकती। इधर ये तुम्हारे पास में शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, तो सभी हो सकती हैं, सभी हो सकती। दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास में, दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया की कोट प्रारंभिक और जटिल अभिक्रिया पर लागू होती है, अभिकारक पर लागू होती है। ये प्राथमिक और जटिल अभिकारक पर लागू होती हैं। इसमें तुम्हारे पास ये केवल प्रारंभिक अभिक्रिया, प्रारंभिक अभिकारक पर लागू होती हैं, पर लागू होती हैं, इतना याद रखना, लागू होती है। एक और पॉइंट लिख लो, तीसरा। अगला क्या कह रहा है? एक और लिख लो, संपूर्ण पदों के विषय में विचार करती हैं। ये जो आणविकता होती है ये संपूर्ण पदों के विषय में विचार करती है, संपूर्ण पदों के विषय में विचार करती है, अभिकारक विचार करती है।
ये तुम्हारे पास में जो है इसमें एक विशेष पद पर विचार किया जाता है, इसमें एक विशेष पद पर विचार किया जाता है, विचार किया जाता है, एक विशेष पद पर विचार किया जाता। तो ये तुम्हारे पास में क्या था, अंतर। और उसी के नीचे अब तुम्हारे पास एक दिया है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत सरल है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की आधी रह जाती है। T1/2 का मान दिया है 100 सेकंड तुम्हारे पास में, और कह रहा वेग स्थिरांक का मान बताओ। तो K बराबर 0.693 बटे हमने तुमको T½ बताया, यही तो था। सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करा दो, K बराबर 0.693 बटे कितना 100। अब इसको सॉल्व कर लेना, जितना है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास में, आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल था, जो 3 नंबर का तुम्हारे पास में सवाल था। कितने नंबर का, 3 नंबर का, बहुत ही सरल और सेंसिटिव सवाल 3 नंबर का। कितने नंबर का, 3 नंबर का तुम्हारे पास में था। बहुत ही सरल सवाल 3 नंबर का, 3 नंबर का बहुत ही सरल सवाल था तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर गा वाला आता है। क्वेश्चन नंबर गा वाला कह रहा कारण देते हुए तुमको बताना है, कारण देते हुए तुमको बताना है, कारण देते हुए बताना कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। संक्रमण धातुएं और उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी वजह से तुम्हारे पास में क्या होती हैं, वो क्या, हाँ, अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास में देखो, क्योंकि संक्रमण तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कोणीय संवेग तथा कक्षीय वेग से संबंधित होता है। यही कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि सीधे सीधे सिंपल लिख देना कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित पाए जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्योंकि संक्रमण धातुओं के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके फलस्वरूप इनमें मुक्त संयोजकता उत्पन्न हो जाती है। जब मुक्त संयोजकता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण इनके क्रिया करने की जो दर होती है वो और बढ़ जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे तो मुक्त भी हो जाएंगे, इनकी संयोजकताएं मुक्त होंगी। जब संयोजकता मुक्त होगी तो तुम्हारे पास में क्रिया करने की दर बढ़ेगी, और जब क्रिया करने की दर बढ़ेगी तब आगे जानते हो उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। आई बात समझ में कुछ, आई बात समझ में कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 का गा वाला, 5 का गा वाला निम्नलिखित को उदाहरण से ही समझाइए। लीगेंड, लीगेंड तुम्हारे पास में क्या होता है, उपसहसंयोजी जो संख्या होती है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु को, लीगेंड जो होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति लीगेंड कहलाती है, ऐसे कह लो। मतलब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो हम केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु है, यहाँ लीगेंड, यहाँ लीगेंड, यहाँ लीगेंड, यहाँ लीगेंड, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसको देगा तुम्हारे पास। तो वही इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति या हाँ लीगेंड कहलाती है। ठीक है, इतना याद रखना। फिर आता एग्जाम्पल एक लिख देना, कोई K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6। अगला संयोजकता बंध सिद्धांत हमने बताया है तुमको,
चीर चीर करके हमने तुमको बताया है संयोजकता आबंध सिद्धांत, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो यही तुम्हारे पास में होगा संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप कृपया करके देख लीजिएगा इसे, ठीक है। तो बाकी 6 नंबर का अथवा 7 नंबर ये 2 बचते हैं, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए हमें। जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मजा आया पढ़ने में?